अस्सलाम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ चार्ज इन एन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट कौन सा सर्किट होता है? ऐसा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, उसको आरसी सर्किट बोला जाता है। ये दो रेजिस्टर और कैपेसिटर का कम्बिनेशन होता है। तो आपके सामने ये इसकी डायग्राम मौजूद है। एक आपने इसमें रेजिस्टर कनेक्ट करना है, एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने एक स्विच लगाना है और साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर देना। अब जब आप स्विच को क्लोज़ करेंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, करंट इसमें फ़्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, वोल्टेज रूल जो हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जितने कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, उतनी ही आपकी एक्सप्रेशंस होनी चाहिए उसकी इक्वेशन में। तो बैटरी की इक्वेशन पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर माइनस वी आर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप ई को लिख सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू वी आर प्लस सी आर। वी आर और सी आर दूसरी साइड पे आके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्योंकि कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी नहीं है। वी की इक्वेशन है वी इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये रजिस्टर के लिए इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी आपने एक पढ़ी हुई है क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, तो वहाँ से आप वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर सी के। तो वी आर और वी सी की जगह दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आपके पास ई इक्वल आ जाएगा आई आर प्लस क्यू ओवर सी। इसको इक्वेशन 2 रख लें। अब यहाँ पे Q और I जो है ये दोनों करंट और चार्ज को इंडिकेट कर रहे हैं एट टाइम t, किसी भी टाइम पर जितना भी टाइम आप इसमें मेजर करेंगे। तो I किसकी इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो I की जगह आप डी क्यू ओवर डी टी पुट कर सकते हैं। तो I की जगह पुट कर दें डी क्यू ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर इंटू क्यू ओवर सी। अब यहाँ से आप क्या करें कि पहले डी क्यू ओवर डी टी को लेफ़्ट साइड पे लेकर आए, ठीक है, फिर सी से, अच्छा बल्कि वो स्टेप करने से पहले आप क्या काम करें कि सी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे आपने दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो क्यू के नीचे जो सी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन फिर किस फॉर्म में बच जाएगी? ई सी इज़ इक्वल टू डी क्यू और डी टी इंटू आर सी प्लस क्यू। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या करें कि पहले ये जो यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लेफ़्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपने क्या करना है कि जो है आर सी उससे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी डी क्यू ओवर ई माइनस ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी इंटू डी टी। ये स्टेप इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सॉल्व कर लेंगे ये वाला स्टेप। ठीक है, मतलब 1/RC इंटू डी टी को आपने अकेला करना है। अच्छा, उसके बाद माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ले लें इसका दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्योंकि 1/RC कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लें तो इंटीग्रल ऑफ टी क्या आ जाएगा? माइनस 1/RC इंटू टी प्लस ए। अब ए जो है यहाँ पे एरिया नहीं है बल्कि ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको एरिया नहीं तस्वर करना आपने, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे आप कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं ना, सी लिख देते हैं, उसके अलावा 5 है, ये भी कांस्टेंट है, 2 लिख देते हैं, ये कांस्टेंट है इन तीनों की तरफ। अब आपने ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन क्या आप अप्लाई करेंगे कि टी को भी ज़ीरो रख लें और क्यू को भी ज़ीरो रख लें, दोनों को ज़ीरो रख लेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्यू जो है ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे टी ज़ीरो होगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? नेचुरल लॉग ऑफ ई सी इज़ इक्वल टू ए। राइट साइड पे पहला पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा टी की ज़ीरो होने की वजह से,
क्योंकि टी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास सिर्फ ए बच जाएगा। अब ये जो ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू उठा के आप किस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में। इसमें ए की जगह आपने जो अभी ए की वैल्यू फाइंड की है वो ए की वैल्यू लिख दें, तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/RC इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग ई सी। अब ये जो नेचुरल लॉग ई सी है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ई सी इज इक्वल टू -1/RC इंटू टी। अब यहाँ पे लॉगरिथम के दो रूल अप्लाई होंगे। एक आपने लॉग में रूल पढ़ा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग बी, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने लॉग का रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दो नेगेटिव लॉग हों तो उसको आप डेविएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखें, नेचुरल लॉग ई सी माइनस क्यू ओवर ई सी इज इक्वल टू -1/RC इंटू टी। अब एक और भी आपने रूल पढ़ा हुआ है नेचुरल लॉग का, कि इस साइड से नेचुरल लॉग ख़त्म होगा तो इधर ये ई की पावर बन जाएगा। ठीक है, ई क्या होता है, ई एक्सपोनेंट होता है। ई सी माइनस क्यू ओवर ई सी इज इक्वल टू ई पावर -1/RC इंटू टी। अब आप क्या करें कि ये जो ई सी इधर डिवाइड हो रहा है इसको लेफ़्ट साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो ई सी माइनस क्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई सी इंटू ई पावर -1/RC इंटू टी। उसके बाद जो क्यू के साथ ई सी लिखा हुआ है इसको भी इस साइड पे ले आए। ठीक है, तो क्यू अकेला हो जाएगा, क्यू आपके पास इक्वल आ जाएगा ई सी माइनस ई सी इंटू ई पावर -1/RC इंटू टी। अब लेफ़्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो ई सी कॉमन है, तो ई सी को कॉमन ले लें। ई सी कॉमन लेंगे तो पहले की जगह सिर्फ 1 बच जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस ई सी इंटू 1 माइनस ई पावर -1/RC इंटू टी। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप किसी भी वेरिएबल वाली इक्वेशन में एक्स कॉमन लेते हैं या वाई कॉमन लेते हैं, इसको भी आपने कॉमन लेना। दिस इक्वेशन शोज दैट इफ़ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर टी इन्फिनिटी पर हो, टी से मुराद क्या है, टाइम है, टाइम को अगर हम इन्फिनाइट रख लें, ठीक है, तो Q इक्वल होता है ई सी के एंड देन Q विल बी इक्वल टू Q नॉट, वेयर Q नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए टाइम जब इन्फिनाइट हो गया है, ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि टाइम अगर इन्फिनाइट हो जाए तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो तो मैक्सिमम ही होगा, जितना एक कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, उतना उसमें स्टोर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मोबाइल को आप चार्ज पे लगा दें और अगर मोबाइल 1 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाता है और आपने उसको सुबह लगाया है और शाम को उसको उतारते हैं तो टाइम तो इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, टाइम आपने मेजर नहीं किया, जितना उसको टाइम चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा टाइम उसको मिला है, तो बैटरी ज़ाहिर है फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये भी ऐसे ही है, अगर टी इन्फिनिटी हो जाए, टी इन्फिनाइट हो जाए तो क्यू किसके इक्वल हो जाता है, क्यू नॉट के, और क्यू नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज। तो फिर आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सी की जगह क्यू नॉट पुट कर दें, क्यू इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर -1/RC इंटू टी। ये इक्वेशन आपको शो कर रही है आर सी सर्किट के अंदर ग्रोथ ऑफ चार्ज को। ठीक है, और बाकी इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट द चार्ज क्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, चार्ज इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वही एग्जांपल जैसे बैटरी की, कि आप बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं, 1 घंटे में वो चार्ज हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा देर वो लगी रहे, 1 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तक लगी रहे तो वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी। ठीक है, 100% चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज की ग्रोथ आर सी सर्किट के अंदर आप किस इक्वेशन के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, इस इक्वेशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था ग्रोथ ऑफ चार्ज। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिकल टॉपिक है, कोशिश किया करें कि जो भी मैथमेटिकल टॉपिक हो उसको, जो उसमें स्टेप्स मिसिंग होते हैं उनको सॉल्व कर लिया करें। काफ़ी बार आसान से स्टेप्स होते हैं तो बेहतर है कि थोड़े एक्सप्लेन फॉर्म आप उनको लिखा करें। थैंक यू।